हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप सबके लिए रोज़ इसी तरह के प्रैक्टिस सेट, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया या करंट अफेयर हो गया, तो इन सभी के जो प्रैक्टिस सेट है आपको रोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि आप लोग आखिरी तक जा नहीं पाते हो, कई लोग तो आंसर नहीं देते हैं कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क है, एक ही होमवर्क दूंगा आपको कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से जो आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, बतरस लालच लाल की मुरली मुरली धरी लुकाए, सह करे भवहनि हंसे, दैन कहे नटी जाए। इसमें कौन सा रस है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए, तो यहाँ पर दोस्तों संयोग श्रृंगार हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ पर नायक तथा नायिका का मिलन होता है और संयोगावस्था का वर्णन होता है वहाँ पर दोस्तों संयोग श्रृंगार होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, शिवालय का संधि विच्छेद होगा। शिवालय का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो शिव धन आलय, जब दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि होगा, तो यहाँ पर शिव धन आलय ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ईर्षा ईर्षा ईर्ष्या, जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। जी हाँ, यहाँ पर सारे के सारे आपके अशुद्ध हैं और ऑप्शन जो डी ईर्ष्या लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। अगर कोई भी पद दिया गया है उसका जो पहला पद यानी कि पूर्व पद होता है, अगर वो संख्यावाचक है, अगर वो संख्यावाचक है तो वहाँ पर दोस्तों द्विग समास होता है। ऑप्शन जो इसका बी है वो द्विग समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जब दोनों पद आपके क्या बोलते हैं प्रमुख होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ पर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। देखिए लगभग लगभग सारे के सारे एक जैसे लिखे गए हैं। तो असूर्य स्पर्शिया होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखो ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है, जो हमको जो ये दिया गया है जो इसे सूर्य भी ना देख सके इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लो इसकी वर्तनी क्या है और आपको इसी तरह से टिक करके आना है। यही क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी ऑप्शन पे टिक करके आना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो वही क्वेश्चन आपका वहाँ पर उपयुक्त शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। जिससे जीता ना जा सके, तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसको हम बोलते हैं अजेय, उसको अजेय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए है। देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं, कुछ लोग अज्ञेय लगा के गलती से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अजेय जो ऑप्शन ए है ये शुद्ध वर्तनी वाला होगा। तो आपको हर चीज़ को ध्यान देना है, शुद्ध वर्तनी साथ साथ आपको सही आंसर भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली कौन सी होती है भाई। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु होती है। देखो जन्म देने वाली की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर वीर प्रसु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और वीर स्त्री को हम लोग वीरांगना बोलते हैं, याद रखना काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाला वीर प्रसु और वीर स्त्री वीरांगना होती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, लेकिन देखिए इस तरह से क्वेश्चन आके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, छंद के कितने भेद होते हैं। दोस्तों छंद के दो भेद होते हैं बेसिकली, एक आपका वार्णिक छंद होता है और एक आपका मात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं, एक वर्णिक छंद एक आपका मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी आपके सम मात्रिक छंद होते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं, कई तरह के मात्रिक छंद भी होते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो कह रहा है आपसे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला देखो शब्द देखो यहाँ बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन जो सी लिखा है वी रेहड़ी, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है और तीनों विकल्प आपके गलत है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका वी रेहड़ी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो कह रहा है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फिर से शुद्ध वर्तनी है। देखो शुद्ध वर्तनी आपके पेपर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर देख रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए शुश्रूषा जो ऑप्शन ए है इसका, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है और सारे आपके
अशुद्ध वर्त हैं। समझ गए दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं याद कर लो अभी। अव्ययी भाव समास, कौन सा भाई? अव्ययी भाव समास। और आपका तत्पुरुष समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विग समास होता है। तो यानी कि कुल आपके 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय और द्विग समास। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, किस रस का स्थायी भाव रति होता है? रति की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? भक्ति नहीं होता है, श्रृंगार होता है। इसके अलावा हास्य रस का ह्रास होता है, वीर रस का, रौद्र रस का वीर होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीरदास जो थे वो भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो यहाँ पर ना तो ये राम काव्य की धारा कवि थे, ना तो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि थे। तो अगर 14 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संत काव्य धारा के कवि थे। समझ गए? तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य धारा के कवि थे। प्रेम काव्य की धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। इसके अलावा राम काव्य धारा के कवि जो थे तुलसीदास जी थे। और कृष्ण काव्य धारा के जो कवि थे वो बहुत सारे लोग थे। जैसे एक तो रसखान जी थे, इसके अलावा सूरदास जी भी थे, और नरोत्तम दास जी भी थे। वो आपके कृष्ण धारा कवि के थे। समझ गए दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा लिखित अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक कायाकल्प नहीं है। देखो कायाकल्प अगर नहीं, सॉरी, कायाकल्प तो लिखा गया उनके द्वारा भी, रंगभूमि उनके द्वारा लिखा गया है, और प्रेमाश्रय भी उनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर जो जय पराजय है ये शायद उनके द्वारा नहीं लिखा गया। जी हाँ, जय पराजय जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा। ये उनका एक नाटक है जय पराजय। याद रखिएगा जय पराजय किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उपेंद्र नाथ, याद रखिएगा ये जय पराजय उनका एक नाटक है। इसके अलावा कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाशय, वरदान, सेवा सदन, गमन, गोदान, निर्मला आदि जो है उपन्यास है प्रेमचंद्र जी के। समझ गए दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लवण का तद्भव क्या होगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग जानते होंगे। तो इसका जो तद्भव होता है नमक नहीं होता है। कुछ लोग नमक लगा के आ जाएंगे, लेकिन नमक नहीं होता है, नोन होता है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे, दोनों ऑप्शन दिया गया नमक और नून। तो कुछ लोग नमक लगा के आ जाएंगे। तो नमक जो होता है, अब नमक आया है यहाँ पर ऑप्शन, तो नमक के बारे में जान लो। नमक जो होता है वो क्षार का समानार्थी शब्द होता है। समझ गए दोस्तों? तो नमक क्षार का समानार्थी होता है, लेकिन लवण का जो तद्भव होगा वो नोन होता है। और समझ गए? इसके अलावा लवंग जो होता है ये लौंग का होता है। समझ गए? लौंग का तत्सम रूप है लवंग। समझ गए? इसके अलावा क्षार तो मैंने आपको बता ही दिया, क्षार और नमक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती है? तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो बोली नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है मैथिली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मैथिली बोली सामान्यता नहीं बोली जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैथिली की बात करें तो मैथिली बेसिकली आपके बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। और ब्रजभाषा आपके बोली जाती है मथुरा में और बरसाना में, यहाँ सब ब्रजभाषा बोली जाती है। अवधी आपके अवधी तो समझ लीजिए आपकी लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा इन सब क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली आपकी थोड़ा सा आगे चले जाइए पश्चिम वाले एरियो में, वहाँ पर खड़ी बोली आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो मैथिली है वो आपका बिहार में ज़्यादातर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देखो कह रहा है यहाँ पर, जो करेगा सो भरेगा, इस रेखा मतलब जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है ये क्या है? जो। तो अगर हम बात करें जो के बारे में दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो क्योंकि यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, जो और सो में संबंध है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, जो का संबंध सो से है ना, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर सो के बारे में पूछा गया हो तो सो भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है?
क्रिया विशेषण कौन सा है अगर देखा जाए यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो क्रिया विशेषण है वो तेज है, क्योंकि तेज शब्द क्या होता है, तेज शब्द एक क्रिया विशेषण है। और इसके अलावा जो बुद्धिमान है, मीठा है, या आपके गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा आपका क्या है, बुद्धिमान विशेषण है आपके गुणवाचक हैं, ये आपका क्रिया विशेषण है। और पहला की बात करें तो पहला आपका क्रम सूचक विशेषण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो समझिए दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाए। इसे बोलते हैं वह बहुत तेज है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है। देखिए दौड़ने को दौड़ना एक क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है वो तेज दौड़ता है, यानी कि तेज उसका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो पेड़, तरु, पादप, साखी, रुख, द्रुम, बिटप, ये सारे आपके होते हैं वृक्ष के पर्यायवाची। लेकिन जो विहग है, यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया है विहग, विहग का पर्यायवाची शब्द समझ लो पक्षी का होता है, खग का होता है, पंछी का होता है, चिड़िया का होता है। तो विहग यहाँ पर ऑप्शन जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो आपको जो होमवर्क दिया गया है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो इसका जवाब देना है आपको कॉमेंट करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।